है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में और आज हम लेकर आए हैं स्पेशल एपिसोड, स्पेशल पॉडकास्ट हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ। डॉक्टर रीटा और डॉक्टर किरण हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगी और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और सभी लोग इसके विषय में जानना चाहते हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो प्योर साइंटिफिक रहेगा एंड थोड़ी ही देर में हमारे गेस्ट आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे। ओके परम शांति, परम शांति, बेहद की परम महाशांति। जी परम शांति रीता बहन, परम शांति किरण बहन, आपका स्वागत है परम शांति। तो हम जानते हैं कि मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हमने जब पॉडकास्ट किया था रीटा बहन के साथ और किरण बहन के साथ, तो हमने उसमें भी मेडिटेशन के बेनिफिट्स समझे थे कि वो आपका स्ट्रेस रिलीज करता है, एंजाइटी लेवल कम करता है, डिप्रेशन पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, फिर आपके और भी आपकी बॉडी को हील करने में भी काम आता है और इसके सिवा बहुत सारे बेनिफिट्स मेडिटेशन के देखे जाते हैं। लेकिन ये मेडिटेशन का बेनिफिट क्यों बेसिकली होता है, इसको साइंटिफिकली हम समझेंगे। अपने जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों चीजों की बात आती है। तो रिसर्चर्स क्या कहती है, क्यों मेडिटेशन करने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और हमारी ब्रेन में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। न्यूरो साइंस इसमें क्या कहती है, हमारे न्यूरॉन्स किस तरीके से इसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड और रिएक्ट कैसे करती है। तो अब मैं ज्यादा ना टाइम लेते हुए अब मैं रीटा बहन और किरण बहन को बोलूंगी कि वो हमें इसके बारे में कुछ बताए, हमारा मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि ये साइंस की तरफ से वो अपने कुछ रिसर्चेस लेकर आए हैं, जो रिसर्चेस साइंस प्रूव कर रहे हैं कि हमें मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और हमारा ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू हमें ये अपॉर्चुनिटी दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू साक्षी बहन। वास्तव में ये वाला जो हमारा डिस्कशन है आज का, फिर ब्रेन के ऊपर ही है। जैसे मेडिटेशन के इफेक्ट्स की बात और मेडिटेशन के फायदे की बात जनरल लैंग्वेज में तो बहुत सी बार आप और हम लोग करते हैं और मेडिटेशन से जुड़े हुए भी हैं हम लोग। लेकिन वंस अगेन मैं ये कहूंगी, जैसे हमारा लास्ट जो 2 वीडियोस थे उसके अकॉर्डिंग भी, कि ये उन इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है जो हमारी, या जो जिनको शास्त्र अपील नहीं करते, या जिनको आपकी हमारी बातें या बापूजी का ज्ञान है, जो ज्ञान मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट साइंस की भाषा पर तो विश्वास करेंगे। साइंटिस्ट ने कितनी रिसर्च की है और जो कुछ भी मेडिटेशन के फायदे हम अपने मेडिटेशन के दौरान फील करते हैं, उनको साइंटिफिकली उन्होंने, न्यूरो साइंटिस्ट ने, न्यूरो साइंस ने उन्हें प्रूव किया है। तो अलॉन्ग विथ प्रूफ हम उस चीज को ये बताएंगे कि मेडिटेशन के दौरान हमारे ब्रेन के अंदर क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हम उस चीज को फील कर पाते हैं, जो भी हमारे मेडिटेशन के दौरान अनुभव होते हैं। ताकि ये साइंटिस्ट लैंग्वेज रहेगी तो शायद ये उन इंटेलेक्चुअल लोगों को ज्यादा अपीलिंग लगे कि साइंटिस्ट भी इस चीज को प्रूव। और जैसा लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि मेडिटेशन, ध्यान, माइंडफुलनेस आजकल ये इतना इंटरेस्ट का टॉपिक बना हुआ है सभी पब्लिक में कि इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है। जैसे लास्ट दो टॉपिक्स के अंदर काफी फॉरेन रिसर्च के बारे में बात किया था, अमेरिका में काफी है, आज भी फॉरेन रिसर्चर्स के, साइंटिस्ट के ज्यादा हैं जो एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेन में ही हो रही है, इंडिया में भी अब इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि अध्यात्म के जरिए या मेडिटेशन के जरिए, या जैसे अभी भी काफी लोग भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो उसके जरिए उनके माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसे मैं एक रिसेंट आपको एक न्यूज बताना चाहूंगी, जो अभी 30 दिसंबर 2023 को ही एक न्यूज पब्लिश हुई है, जिसमें इंदौर के अंदर रिसर्च की गई है। बट उन्होंने वो रिसर्च की है रुद्र सूक्तम पर। ये able to show you, ये विजिबल है। एक मिनट रीटा बहन, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगी। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे एक बार क्लैरिटी दीजिएगा कि आप हमारी आवाज को क्लियर सुन रहे हैं। एक बार आप मुझे दीजिएगा जिससे कि हम अपने पॉडकास्ट को आराम से आगे बढ़ा सके। आप सभी को मेरी और रीटा बहन की आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। चलिए आगे शुरू करिए। जी आप क्या बता रहे थे रिसर्च का जो इंदौर में की है? हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये, आई होप अगर ये विजिबल है इज क्लियरली है, तो ये जी 30 दिसंबर 2023 को एक न्यूज पब्लिश हुई है,
जहाँ जिसके अंदर कौन से न्यूज़पेपर में है? ये दैनिक भास्कर का ही है, इंदौर वर्जन, एमपी वर्जन है दैनिक भास्कर का, जिसके ओके, अंदर ओके। 30 दिसंबर 2023 को एक न्यूज़ पब्लिश हुई है, जहाँ हुँ, आईआईटी इंदौर के अंदर रिसर्च किया गया है, बट हुँ, उन्होंने ये रिसर्च की है रुद्र सूक्तम पर। मतलब एक मंत्र है, जैसे अपन पुराणों और इन चीजों का देखते हैं, तो रुद्र सूक्तम मंत्र की चैंटिंग करने से, और फिर उन्होंने उसको चेक किया एमईजी के थ्रू कि ब्रेन पर हुँ, क्या इफेक्ट पड़ता है, और उन्हें अच्छा, मिला जैसे नॉर्मली हमें तो पता ही है कि स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, या जी, हमारे को बहुत अच्छी नींद आती है, ये सारे इफेक्ट्स भी उन्होंने फील किए। हुँ, अलॉन्ग विद दिस हुँ, उन्होंने ये भी देखा कि ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी में डेल्टा फ्रीक्वेंसी 50% बढ़ गई, थीटा फ्रीक्वेंसी 25.86% इंक्रीज हो गई, और बीटा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई बाय 25%, जो कि स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एंड गामा फ्रीक्वेंसी भी 23% डिक्रीज हो गई। यहाँ तो मैं सिर्फ उस ये रिसर्च का वो कंक्लूजन जस्ट मैंने बताया जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, बट ये हुँ, फ्रीक्वेंसी क्या है वो आज हमारे वीडियो के अंदर उसका ये इसका भी पार्ट है, और इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि भाई ये परफेक्ट, परफेक्ट, इसका जी, क्या मीनिंग है और क्या किस तरीके से इनके इंक्रीज और डिक्रीज हुँ, का, ये जस्ट इनका कंक्लूजन था, जस्ट टू शो यू कि इंडिया के अंदर भी इस चीज को काफी फोकस किया जा रहा है। जी, इनफैक्ट एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी है हरिद्वार में, ऋषिकेश के अंदर, जहां भी योग पर, और उनकी एक लेबोरेटरी भी है जहां ह्यूमन ब्रेन पे साधना का, हालांकि वो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो वो गायत्री साधना से योग के दौरान होने वाले अनुभवों को चेक करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन पे जी, मशीनरी के थ्रू, जो भी इनके एमईजी एंड ईईजी मशीन रहती हैं, कि क्या जी, 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 एक्चुअल में इफेक्ट आता है ह्यूमन ब्रेन में, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो जी, उसके जी, लिए जी, भी है। और कभी अगली बार मौका मिलेगा तो हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के और काफी जो न्यूज जर्नल्स हैं या योग निद्रा पे नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे। जी, जी, आज बिल्कुल, बिल्कुल, आज तो हमारा मेन टॉपिक है कि हमारे ब्रेन की थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जो हमारा हुँ। ब्रेन है एक्चुअल में ये किस तरीके से काम करता है। तो क्योंकि सबसे कहा जाता है ऐसा कि ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में हम क्या-क्या चेंज पाते हैं और कहते हैं कि एक जो चेंज आता है वो बहुत ही ड्रामेस्टिक और एक मिस्टिकल आता है, मतलब ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो मैं जानना चाहूंगी कि इसमें इतनी सारी चीजें बोलते हैं कि आपके अंदर पता नहीं क्या-क्या कोर्टेक्स है, कौन-कौन से, वो शायद टर्म्स हम आपसे समझना चाहेंगे। और मैं चाहूंगी कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे आप इन चीज़ों को समझाइए, क्योंकि हो सकता है मेरी तरह सभी लोग अनजान हैं और ये क्या फंक्शन करते हैं, तो उसकी थोड़ी क्लैरिटी आपसे मिले। बिल्कुल। जो जो रुद्र सूक्तम पे इन्होंने रिसर्च किया है आईआईटी वालों ने, जी, इसके जी। बारे में जैसे हम कोई भी चीज मंत्र पढ़ रहे हैं या कोई भी म्यूजिक बजाते हैं तो हुँ, हर हुँ। चीज की अलग फ्रीक्वेंसी होती है। बिल्कुल। अब जैसे रुद्र सूक्तम बोला हुँ। तो रुद्र सूक्तम की फ्रीक्वेंसी अपन केज करके, अभी जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, एक रेत का एक्सपेरिमेंट है, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक बजा के बजाते हैं, और जैसे टेबल पे रेत रखी हुई है तो उससे अच्छा। अलग अलग तरीके की डिजाइन बन जाती है, पैटर्न्स बन जाते हैं डिफरेंट पैटर्न्स, ओके। डिफरेंट टाइप्स के। है ना। अच्छा। तो हुँ, जैसे हुँ। फ्रीक्वेंसी बजेगी उसी हिसाब से अलग अलग पैटर्न बनेंगे, और अलग जैसे कोई बिगड़ी हुई फ्रीक्वेंसी जी। है ना, जैसे कोई गुस्से वाली है और बहुत तेज ड्रम वाली है, तो उसमें वो पैटर्न बिगड़ जाएगा, अच्छा। खूबसूरत बनेगा। तो उसी हिसाब से जैसे रुद्र सूक्तम बजा, तो जी। रुद्र सूक्तम की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी से जो है वो सीधा ब्रेन पे इफेक्ट डालेगी, और अच्छा। उसी हिसाब से जो है वो इन्होंने जो बताया है कि अलग अलग जो है फ्रीक्वेंसीज नोटिस की गई ब्रेन में कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हमने हुँ। उस मंत्र के बोलने से कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रेन कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर आ गया। हुँ, 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 हुँ। ओके। इसकी हुँ। चर्चा अभी अपन आगे करेंगे। जी, जी। सबसे जी, पहले जी। जैसे आपने कहा, तो आज हमारा इस वीडियो का मोटिव यही है कि जैसे आपने कहा ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बट उसको इजी फॉर्म में एक आम इंसान समझ सके, तो आज हुँ। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसको एक इजी फॉर्म में हम ब्रेन के फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकें, जो एक नॉर्मल पर्सन भी समझ सके। हुँ, हुँ। जरूरी नहीं है हर इंसान साइंस बैकग्राउंड से हो या न्यूरो साइंटिस्ट ही हो या न्यूरो साइंसेस पढ़ा हुआ ही हो, तो इसीलिए वही हमारी कोशिश है। तो ओके। सबसे पहले है कि जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, जितनी जी। भी जो हमारी हमारी जो अंदर इमोशंस हैं या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो
ये भावनाएं हमारे अंदर हमारे ब्रेन में एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम एमिगडाला। तो वो ओके। बेसिकली क्या है, जो एमिगडाला रहता है, ये सारे के सारे इमोशन, सारी भावनाएं उसी के द्वारा प्रोसेस होती हैं, चाहे फिर वो इमोशंस पॉजिटिव हो, जैसे खुशी का है, आनंद का है, प्रेम का है, जॉय का है, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं, इसके लिए भी एमिगडाला रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही जो नेगेटिव है, जैसे डर है, चिंता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो इस तरह के जो नेगेटिव है उसके लिए भी ये एमिगडाला ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन के अंदर रहता है जो कि सब चीजों के रेस्पॉन्सिबल है। मैं आपको एक फर्दर एक और फिगर दिखाना चाहूंगी जिसको अपन जी देख जी, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। जस्ट 1 सेकेंड। हम्म, दिख हाँ रहा है clearly? जी, दिख रहा है, लिम्बिक सिस्टम आप समझा रहे हैं, राइट? ये क्या ब्रेन हाँ, का लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है। ओके। ये जो फिगर है ये ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम है। इसके अंदर बीच में, लेट मी शो यू विद कलर, अभी मैं नेक्स्ट उसमें और दिखाती हूँ। जो जी, एमिगडाला है वो हिप्पोकैम्पस से जुड़ी हुई एक बहुत ही छोटी सी संरचना होती है। ओके। इसका ब्रेन का हम ये फ्रंट वाला व्यू भी और देख सकते हैं जो ब्रेन के इनसाइड का व्यू है। आई होप ओके, ये व्यू क्लियर होगा। दिख रहा है हमें। इसके अंदर ये जो नीचे अगर देखें, ये एमिगडाला को नीचे अलग से दिखाया हुआ है मैरून कलर में, एंड ऊपर ओके। देखें तो ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है हिप्पोकैम्पस से जुड़ा हुआ, एंड दो साइड ऐसे ही लेयर की फॉर्म में है। ये यहाँ पर इस जगह पे अगर हम देखें जी तो जी देखिए जी जी। एमिगडाला जो हिप्पोकैम्पस से जुड़ा हुआ है, एंड ये दो ओके। हैं, एक लेफ्ट में भी है एक राइट में भी है। तो ओके। बेसिकली एमिगडाला हमारे ब्रेन के जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं हमारे ब्रेन की, उनका ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ये हिप्पोकैम्पस से बिल्कुल सटा हुआ रहता है। और लिम्बिक ओके। लिम्बिक सिस्टम तो पूरे ब्रेन का पार्ट है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक छोटा सा स्ट्रक्चर है एमिगडाला, और इसका मेन फंक्शन है कि ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और ओके, इमोशन, मैं एक बार थोड़ा और क्लैरिटी चाहूंगी। जैसे आपने जो लिम्बिक सिस्टम बोला, वो एक उसका एक ये हिस्सा है जो आपने बोला, अमिगडाला जो है वो एक उसका पार्ट है, मतलब उस पूरे लिम्बिक सिस्टम का स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, राइट? लिम्बिक सिस्टम में क्या 4 पार्ट होते हैं। अच्छा, ओके ओके। सिक्यूलेट गायरस होता है, एक पेरा हिप्पोकैम्पल गायरस होता है, एक हिप्पोकैम्पस और एक एमिगडाला। तो अपन अच्छा, एमिगडाला की बात कर रहे हैं अभी। एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, क्योंकि ओके हमारे जो अभी अपना फोकस है इस पे बात करने का, उसमें एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस इन दोनों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए ओके अभी अपना फोकस इन दो पॉइंट्स पे, और ये भी दोनों लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है। और ये ओके। इस ब्रेन के सेंटर के अंदर रहता है, और इसका मेन जो एमिगडाला का है इमोशंस में भी, ये जैसे हम्म। फियर और एग्रेशन वाले जो इमोशंस होते हैं उनको हम्म ज्यादा कंट्रोल करता है ये। वैसे तो हम्म, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है, बट इसका मेन कंट्रोल होता है जो फियर और एग्रेशन वाले इमोशंस हैं उसके लिए। ओके। अब इसके ऊपर भी रिसर्च की साइंटिस्ट ने, जैसे एनिमल्स के अंदर उन्होंने इसको एमिगडाला को स्टिमुलेट किया, इलेक्ट्रिकली हम्म, स्टिमुलेट किया फोर्सफुली। तो उन्होंने देखा वो एनिमल्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए, वायलेंट हो गए, मतलब आतंक जैसे जात होता है ना, बहुत ज्यादा आप अनकंट्रोल्ड वे में हैं। और जी जी। फिर अगर सर्जरी से उनका एमिगडाला को रिमूव कर दिया तो वो बिल्कुल काम एंड क्वाइट हो गए। तो इस तरह की ओके। एनिमल्स पे भी इन्होंने रिसर्च की है कि भाई इस तरह से जो एमिगडाला है ये एग्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर आप हम्म, शांत हैं, आपका एमिगडाला बिल्कुल काम है, क्वाइट है, तो आप भी शांति फील करेंगे, अदरवाइज जी आप एग्रेशन भी फील कर सकते हैं इससे। अच्छा, जी। जो इंसान को जानवरों से इसी चीज पे डिफरेंशिएट किया है लिम्बिक सिस्टम के बेस पे। अच्छा, ओके। जानवरों में भावनाएं नहीं होती, जी इंसान में भावना होती है। जी। तो ओके, ब्रेन सिस्टम है जो जानवरों को इंसानों से अलग करती है। अलग करता है, ओके। अभी अभी जैसे जो ये फ्रंट व्यू दिखाया था आप लोगों को, ये वाला, इसमें हम देख सकते हैं कि दो एमिगडाला हैं। ये जैसे हम्म, लेफ्ट और राइट दो तरफ हमें एक ये लूप बनता हुआ दिख रहा है जो जी जी। हिप्पोकैम्पस से जुड़ा हुआ है। तो ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसको हम ये कह हम्म, सकते हैं कि हर इंसान के ब्रेन में दो एमिगडाला होते हैं, तो हम एक लेफ्ट एमिगडाला एक राइट एमिगडाला कह सकते हैं। वैसे तो ये ओके दोनों एमिगडाला अपना अपना मेमोरी फंक्शन के लिए इंडिपेंडेंट काम करते हैं, बट कई जगह ये दोनों जॉइंट वे में भी काम करते हैं, मेमोरीज स्टोर करने के लिए और इमोशंस ओके को कंट्रोल करने के लिए भी। इनकी दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, एंड स्टोरेज के लिए दोनों एक साथ काम ओके करते हैं हिप्पोकैम्पस के साथ मिल करके। ओके। अच्छा, अब ये बेसिकली एमिगडाला, कई बार है जैसे हम अपनी मेमोरीज को रिकॉल करें, यादों को रिकॉल करें, हम सीखने के लिए अपने सेंसेस को कंट्रोल करें, उसके लिए भी ये एमिगडाला ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके। अब एमिगडाला के हम कुछ कनेक्शंस की और बात करते हैं।
जो नेक्स्ट है, एमिगडाला के जो कनेक्शंस होते हैं न्यूरोनल सर्किट्स, वो किस किस से कनेक्टेड होता है ये एमिगडाला। एक जैसे सबसे पहले तो ये एमिगडाला करेगा इसके सेंसरी थैलेमस, मतलब एमिगडाला को कुछ भी रिएक्ट करने के लिए सबसे पहले तो इनपुट चाहिए। इनपुट लेता है सेंसरी थैलेमस से एंड सेंसरी कॉर्टेसिस से। उसमें हम ऑडियो यानी सुन करके भी आप इनपुट ले सकते हैं, विजुअल मतलब देखकर भी ले सकते हैं, टच मतलब स्पर्श करके छू कर किसी चीज को, मतलब तो इस इंद्रियों के द्वारा जो भी हम सेंसेस ले रहे हैं, चाहे देखने से, सुनने से, सूंघने से, जो 5 सेंसेस हो गए हमारे। हाँ, तो वही इस एमिगडाला का इनपुट का काम करते हैं। ये जो सेंसरी इसके ऑर्गन्स हैं, सेंसरी थैलेमस, सेंसरी कॉर्टेसिस, जिसके थ्रू इसको इंफॉर्मेशन का इनपुट मिलता है इस चीजों से। अब उसके बाद जो इनपुट इंफॉर्मेशन इसने एमिगडाला ने रिसीव की, बेसिकली हम बात करें कि किस किस से कैसे कनेक्टेड रहता है एमिगडाला, तो ये क्या करता है उसके बाद, ये हाइपोथैलेमस एंड ब्रेन स्टेम इनसे भी कनेक्ट होता है, और जो इनपुट इसको मिला उनके थ्रू प्रोसेस करके ये फियर या एग्रेशन किस तरीके से इंसान को रिएक्ट करना है उसकी अनुमति देता है हमें, कि भाई इंसान कोई डरेगा या एग्रेशन का होगा। फिर इसका एक कनेक्शन और होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं, उससे एमिगडाला का बाई डायरेक्शनल का मतलब इंफॉर्मेशन लेना भी और देना भी। तो उसे हम कहते हैं भाई, जैसे इनपुट में तो सिर्फ वन डायरेक्शन हो गई, उसने सिर्फ रिसीव किया, ठीक है, आउटपुट में सिर्फ उसको देना है। बाई डायरेक्शनल में क्या होगा, लेना भी है देना भी है। तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से इसका बाई डायरेक्शनल कनेक्शन होता है, जो हमारी भावनाओं, अनुभूति, निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है, तो सबको एकीकृत करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके। फिर देन हिप्पोकैम्पस के साथ भी एमिगडाला का बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है, मतलब इंफॉर्मेशन लेना भी है देना भी है। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हमारे जो इमोशंस है ना, इनको हमारी यादों से जोड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि हिप्पोकैम्पस एक हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर का स्टोरेज की तरह काम करता है हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब ये क्या है, जो भी हमारे एक बार इमोशन फील किए उनको कहीं स्टोर कर लेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वहीं से रिकॉल करके उससे कोरिलेट करके अकॉर्डिंगली रिएक्शन जनरेट हो जाए। देन फिर इसका ये न्यूक्लियस एक्यूबेंस एंड वेंट्रल स्ट्रेटियम को भी ये आउटपुट देता है रिवार्ड प्रोसेसिंग के लिए। समटाइम्स कोई बहुत अच्छी चीज हो रही है, हमें किसी की तारीफ करनी है, हमें उसको अवार्ड देना है या उसको करना है, अप्रिशिएट करना है, तो उसके लिए आउटपुट भी देता है। तो ये तो बेसिकली क्या है, इसके एमिगडाला के लिम्बिक सिस्टम में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में किससे किस तरीके के कनेक्शंस होते हैं, क्या ये उसका डिस्क्रिप्शन है। और जैसा कि मालूम ही है कि हमारे इसके अंदर 2 एमिगडाला रहते हैं। अब एमिगडाला का जैसे अभी हमने ये इनपुट आउटपुट और ये चीज समझ ली कि भाई वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब इन सारे सर्किट्स को एक बार ज्वाइंट करके मैं एक और फिगर दिखाती हूँ, फिर अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये एमिगडाला एक्चुअल में फंक्शन करता कैसे है। तो एक बार फिर आपको एक इमेज दिखाने जा रही हूँ। जी जी, आई होप ये क्लियर है। जी जी जी, इसके अंदर आप देख सकते हैं साइड में एक जगह मकड़ी जैसा कोई कीड़ा दिखाई दे रहा है हमें। जी, मेरे यहाँ से राइट, आपके वहां से लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा है। जी हाँ, वो थोड़ा सा एक्चुअली अपोजिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक विजुअल तो होगा ही सही। अब मैं और पास ला देती हूँ इसको। जी जी जी, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे विजुअल उससे लिया, फियरफुल इनपुट का ये एक एग्जांपल है। जैसे ही अचानक से हमने किसी भी चीज को देखा, कोई भी एक फियरफुल इनपुट हमें मिला, तो या ये मान ले कोई डरावना जीव हमारे सामने आ गया या हिंसक जीव आ गया जिसको देख के डरने वाला होता है, आंखों ने देखा और वो सेंसरी इनपुट हमें मिला, और उससे खतरा मतलब एक डेंजर, एक खतरा अगर हमें महसूस हुआ, तो ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये एमिगडाला को मिली कि यहाँ पर ये खतरा है। जैसे ये सेंसरी इंफॉर्मेशन इसको मिली, तो एमिगडाला क्या करेगा, हाइपोथैलेमस एंड ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्शन स्थापित करेगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजेगा। और वो सिग्नल जाने के बाद हमारे अंदर जैसे प्रक्रिया होती है फाइट और फ्लाइट। जब भी हम किसी खतरे को देखते हैं तो लड़ो या भागो, 2 ही चीजें होती हैं, फाइट और फ्लाइट, इसको इन्होंने एक दे रखा है इमोशन। तो जब भी आप खतरा देखते हो तो ये प्रोसेस होकर के इंफॉर्मेशन गई, जो विजुअल उससे लिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई हाइपोथैलेमस एंड इसके साथ में ब्रेन स्टेम के साथ में कनेक्शन के साथ में, देन उसका आउटपुट जनरेट हुआ कि फाइट और फ्लाइट, क्योंकि डेंजर है, खतरा है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे या फंस जाओगे या कोई नुकसान हो जाएगा।
और हमारे अंदर वो एक रेस्पॉन्स, एक रिएक्शन हो जाता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि भाई इस तरीके से होगा। अब इस तरह की कोई एक घटना एक बार हो गई तो हिप्पोकैम्पस इस तरह की स्टोर भी कर लेता है। ये भी एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस का काम है, ताकि फ्यूचर में अगर ये इंसिडेंट रिपीट होता है तो ये कहते हैं कि मुझे इस समय ऐसा रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स करना है। तो एक मेमोरी बनके, एक याद बनके वो वहां स्टोर कर देता है। नेक्स्ट टाइम वहीं से वो उसको इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा और हमारा रेस्पॉन्स का जो रिएक्शन है वो जनरेट हो जाएगा। तो एमिगडाला का ये काम भी है कि वो स्टोर भी करेगा हिप्पोकैम्पस के साथ एंड हाइपोथैलेमस के साथ में उसको इमोशन को जनरेट भी करेगा। तो इसीलिए एमिगडाला को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक हमारा यादों का भंडार गृह है या स्टोर सारी उसके अंदर। हाँ, और हिप्पोकैम्पस को हम मेमोरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ब्रेन का मेमोरी स्ट्रक्चर, जहां सारी यादें स्टोर रहती हैं हमारी। ठीक है। अब इनको और अधिक यादगार बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी इमोशन है तो वो जितनी बार रिपीट होगा उसको याद आने की उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाती है, उतनी ही ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। लाइक जैसे मान लीजिए किसी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप हैं, तो उसका एमिगडाला उतना ही बड़ा होगा क्योंकि मेमोरी स्टोरेज बहुत ज्यादा है। आज जैसे लाइक हम अपना फोन के अंदर देखते हैं, फोन पहले अगर आपको ध्यान हो, बहुत पहले जब वो इतने छोटे से फोन चले थे उनमें कितनी मेमोरी होती थी, हार्डली कुछ जीबी की, 2 जीबी 4 जीबी। आज की डेट में आप देखिए कि फोन की मेमोरी टीवीज में आने लगी है और इट इज वेरी कॉमन कि 128 जीबी 256 जीबी का आप फोन खरीद रहे हैं। तो कहाँ पहले एमबीज में या 1-2 जीबी की मेमोरी होती थी, आज इतनी क्यों? क्योंकि आज सोशल नेटवर्किंग इतनी बढ़ गई है कि हमें उसके अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर करना होता है। सभी सोशल वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और बहुत ज्यादा उनका डाटा स्टोर हो रहा है। तो सेम वे है कि जितना ज्यादा हमारा सोशल सर्किल है, जितना ज्यादा किसी का ग्रुप है, जितनी ज्यादा मेमोरीज है, जितनी ज्यादा यादें हैं, तो एमिगडाला का साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, या ये कहें वो स्टोर रूम उतना ही बड़ा होगा। अभी आपने स्ट्रक्चर्स की बात करी है तो आई थिंक लोगों को क्लैरिटी हो रही होगी, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ। नॉन साइंस बेस्ड है टर्म्स, मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन अभी मुझे सब सिंप्लीफाइड हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर को मैं इजीली समझ पा रही हूँ। अब मैं सीधा, जैसे हमारा समय भी निकल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं भी कुछ चीजें पढ़ रही थी कि मेडिटेशन, क्योंकि आपके साथ आई तो मैं भी सोच रही थी थोड़ा सा इसमें मैं भी होमवर्क करके रखूं। तो जैसे आपने उसका बताया कि जितना आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, जितने लोग ज्यादा होंगे, तो ये एमिगडाला का जो साइज है वो बड़ा होगा उतना। तो आई वॉज रीडिंग समवेयर कि अब, क्योंकि अब हम मेडिटेशन की बात करने वाले धीरे धीरे कि हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे होते हैं ब्रेन में, तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि आफ्टर मेडिटेशन ऐसे रिसर्च करी गई है कि जब रिसर्च करते हैं, मतलब ये मेडिटेशन करते हैं, तो आफ्टर मेडिटेशन जो एमिगडाला जो स्ट्रक्चर है उसका छोटा हो जाता है। शायद, आई थिंक आई एम राइट, मैंने ऐसा पढ़ा है। तो अभी नेक्स्ट हम इसी चीज पे ही जा रहे हैं। जो आपका सवाल है वो बस अभी अगले 5 मिनट के अंदर उसका जवाब भी आ जाएगा। बट उससे पहले एक थोड़े से कुछ साइंटिस्ट की जो रिसर्च है, मैं उसका थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन और बताना चाहती हूँ। एक जैसे 2020, अभी 3 साल पहले की ही है, एक मैं साइंटिस्ट के नाम साइटेशन का जो प्रोटोकॉल है अकॉर्डिंगली आई शुड रीड। और वैसे तो हमने जो भी साइंटिस्ट की रिसर्च कर रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर ही बोलना था, बट मैं अभी बोल देती हूँ क्योंकि हम यहाँ पे साइंटिस्ट की रिसर्च को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जहां भी जरूरत है साइंटिस्ट का नाम भी एज पर साइटेशन प्रोटोकॉल मैं यूज करूंगी। बट फिर भी अगर बाय चांस मुझसे कहीं किसी साइंटिस्ट की रिसर्च का वो नाम छूट जाए, तो हमारा इंटेंशन किसी भी साइंटिस्ट की रिसर्च को कॉपी करके और अपनी रिसर्च बनाना नहीं है। हम सिर्फ उनकी रिसर्च को इस मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, एक सोशल बेनिफिट के लिए, जिससे लोगों को इसका फायदा हो, उसके लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कहीं कुछ भी हो तो प्लीज हम लोगों से हम कह सकते हैं कि दे डोंट माइंड दिस। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम ये सब प्रमाण इसलिए दे रहे हैं जिससे लोग इसको और लोगों को क्लैरिटी हो, क्योंकि लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसीलिए हम ये सब प्रमाण इसलिए ले रहे हैं, उनकी रिसर्चेस को इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो। तो जी बताइए आगे। तो एक ये 3 साइंटिस्ट की एक टीम है, टैंग, कोचुबे, क्लिंस्टर एंड शेनबर्गर। 2020 में इन लोगों ने एक रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद इन्होंने कंक्लूड किया कि एमिगडाला में कई सारे, बहुत सारे न्यूरो मॉड्यूलेटर्स होते हैं जो हमारी भावनात्मक यादों को
कंट्रोल करते हैं। जो अभी हमने बात की ना, जैसे हमारे जो भी इमोशनल मेमोरीज हैं या मोमेंट्स हैं, उन पे कंट्रोल एमिगडाला का है। तो ये इन लोगों ने भी अपनी रिसर्च के अंदर ये प्रूव किया है कि एमिगडाला के जो न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं, उसी के अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स के थ्रू ये उन यादों को, उन इमोशनल मेमोरीज को कंट्रोल भी करते हैं। ऐसे ही एक दूसरे साइंटिस्ट हैं ग्रूस एंड शेल सिंगर, इन्होंने ये पाया अपनी रिसर्च के दौरान कि अगर एमिगडाला को सर्जरी से हटा दिया जाए, अगर जैसे कई बार होता है कि बहुत से हिंसक अपराधी होते हैं या वायलेंट है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ गया है और वो अनकंट्रोल फॉर्म में लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं, तो अगर मान लीजिए सर्जरी के थ्रू उनके एमिगडाला को हटा दिया जाए तो उनका एग्रेशन कम हो जाता है, मतलब उनकी हिंसकता को खत्म किया जा सकता है। इसका एक्सपेरिमेंट मंकीज पे, रेट्स पे उन लोगों ने किया है, जो ये कंक्लूजन है साइंटिस्ट का। इसी प्रकार से कई सारी रिसर्च हमें ये भी बताती है कि जैसे एमिगडाला में स्पेशली जो लेफ्ट साइड का है, वो हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन से जुड़ा हुआ होता है। मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे कई सारे है ना, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हम सुनते हैं, लाइक सोशल एंजाइटी, इसकी प्रॉब्लम होती है कई लोगों को। सामाजिक, मतलब सामाजिक तनाव, समाज के अंदर या भीड़ भाड़ में चले गए तो वो टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। या एक साइकोलॉजिकल बीमारी है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सब साइकोलॉजिकल जो साइकाइट्रिक वाली बीमारियां हैं ये है। या जनरलाइज एंजाइटी की बीमारी है, कोई डिसऑर्डर है। या समटाइम्स पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, किसी ने कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन फेस की तो उससे बहुत ज्यादा डर घबराहट की वजह से वो हमेशा उस तरह की कंडीशन को सोच के इंसान घबरा जाता है। तो इस तरह की जो भी ये साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, उन सब के ऊपर भी ये एमिगडाला ही रिस्पॉन्सिबल है। स्पेशली जो लेफ्ट साइड का एमिगडाला है, वो हमारी इस तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर रिसेंटली 2023 मींस लास्ट ईयर ही एक और रिसर्च हुई है, जैंग और उनकी टीम थी, उन्होंने अपनी एक रिसर्च के अंदर ये पाया कि जब भी जो हमारा लेफ्ट एमिगडाला है, इसके अंदर अगर एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, मतलब गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो इसका इम्पैक्ट होता है वो हमारी इमीडिएट मेमोरी पे होता है। मतलब हम जो कहते हैं ना, एक हमारी करंट मेमोरी है, इमीडिएट मेमोरी वाला है, तो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, लाइक वो कौन सी मूवी थी ना, गजनी, जिसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट थी और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। शॉर्ट टर्म मेमोरी थी। तो ये चीज ये भी बताता है कि शॉर्ट टर्म जो मेमोरी लॉस हो जाता है ना, कि कोई भी काम करने गए, लाइक बहुत सी बार होता है कि हम कहते हैं हम यहाँ से किचन तक गए, ये भूल गए किचन में आए क्यों थे, या फ्रिज तक गए तो ये भूल गए फ्रिज से निकालना। मतलब एक जस्ट जनरल एग्जांपल्स है, बट ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी जगह हो सकता है। मतलब लिम्बिक सिस्टम में जो पार्ट है पेराहिप्पोकैम्पल गायरस एमिगडाला के साथ ही, वो इस मेमोरी को कंट्रोल करता है, इस पार्शियल मेमोरी। ओके। और जो सीजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, वो भी इसी से ही रिलेटेड है। ओके एंड देन इसके अलावा अब एक और बात करते हैं हार्वर्ड गजट की। हार्वर्ड आई थिंक सभी लोग इस नेम से तो एक्वेंटेड ही होंगे, फॉरेन का है। तो हार्वर्ड गजट में एक छपी हुई एक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर ये बताया गया था कि 2015 में 16.1 मिलियन अमेरिकन्स, इट्स अ फिगर, 16.1 मिलियन इतने अमेरिकन्स ने ये बताया 2015 में हार्वर्ड गजट में जो इंफॉर्मेशन छपी, कि इससे प्रीवियस ईयर यानी एक साल पहले के अंदर इतने लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी को फील किया था। और डे टू डे जैसे होता है ना कि वो एक अंधकार में डूब गए थे, निराशा में डूब गए थे, और डे टू डे लाइफ के जो उनके रेगुलर रूटीन वर्क्स हैं उसके लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसी रिपोर्ट हमें हार्वर्ड गजट से मिल रही है। इसका मतलब ये कितना ज्यादा जो नेगेटिव इमोशंस का इफेक्ट है लोगों में फैला हुआ है, इसीलिए उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने की हमें कितनी जरूरत है। इसके अलावा अभी एक और, मैं जो आपका सवाल था उसके जवाब में मैं उसको विद रिसर्च चाहूंगी कि अभी हम थोड़ा उस पे भी फोकस करें कि किस तरीके से अब इस चीजों पे हम काम कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि मेडिटेशन, अभी हम मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन का प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है बॉडी स्ट्रक्चर, ये हमने ब्रेन स्ट्रक्चर तो समझा, तो अब इस पे थोड़ा सा और अब आप बताना शुरू करिए। अब इसी का ही जवाब, जो अभी तक आपको प्रॉब्लम्स बताई ना, अब इसी का ही जवाब बताने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि एमिगडाला श्रिंक हो जाता है तो उसका साइंटिफिक क्या है, जो मैंने कहा था अगले 5 मिनट में आपको उसका जवाब मिलेगा।
तो मैं जी। अलॉन्ग विद साइंटिस्ट की रिसर्च के साथ ही आपको विद फिगर उसका जवाब बताती हूँ। तो सबसे पहले तो जो साइंटिस्ट है मैं उनका थोड़ा सा बता दूं आपको। एक बेंजामिन शेप्रो, ये हैं जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में साइकाइट्री इंस्ट्रक्टर हैं, साथ ओके। ही मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के डिप्रेशन क्लिनिकल एंड रिसर्च प्रोग्राम में साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने, बेंजामिन शेप्रो ने, एक और हैं गेल डेसबॉर्डिस, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ही रेडियोलॉजी के अंदर इंस्ट्रक्टर हैं, साथ ही मार्टिनो सेंटर फॉर बायोमेडिकल इमेजिंग उसमें न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं। इन दोनों ने ही मिलकर के एक रिसर्च की थी, और वो उसी पर रिसर्च है जो आप चाह रही हैं कि ध्यान का ह्यूमन ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जी। उसके ऊपर इन दोनों ही एक अच्छी यूएस की एजेंसी से रिलेटेड हैं, द न्यूरो साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने जो रिसर्च की, और उन्होंने अपनी रिसर्च में ब्रेन को रीड करने के लिए एमआरआई की जगह एफएमआरआई स्कैन का यूज किया। एफएमआरआई है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो ओके। क्या करता है, हमारे ब्रेन की सिर्फ पिक्चर्स ही नहीं लेता, मस्तिष्क की पिक्चर के अलावा उसमें क्या गतिविधियां हो रही हैं, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी करता है। तो अपनी रिसर्च में उन्होंने एफएमआरआई स्कैन का आई यूज गेस ये आपके मैंने जैसे आपको कहा कि मैं भी यहाँ आने से पहले थोड़ा-सा इस पे होमवर्क कर रही थी, तो इसमें ऐसे ही कुछ बताया जा रहा है कि ऐसे ब्रेन स्कैन के 2 ईईजी करके बोला गया है, और ये जो आपने बोला है उसके अंदर शायद खून की गतिविधि का भी कुछ ऐसा कुछ है रिलेटेड, कुछ देखते हैं, पता नहीं एग्ज़ैक्टली, बट नहीं नहीं, आप क्लैरिटी देंगे तो अच्छा है। ईईजी नहीं, ब्रेन के लिए एमईजी होता है, मैग्नेटो एंसेफ्लोग्राफी, जिसके ओके, थ्रू ब्रेन की जो अंदर रहते हैं ना न्यूरॉन्स और उनके अच्छा, अच्छा। एक्टिविटी को एंड पैटर्न्स को, जो भी वो भी हम आगे बात करेंगे कि जो हमारा अंदर न्यूरॉन्स का पैटर्न बनता है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इमोशन के अकॉर्डिंग, उसका भी फिगर भी है कि शो कर देंगे। तो वो जी, जी। डिफरेंट पैटर्न्स रीड करने के लिए एमईजी का यूज किया जाता है। मतलब ओके, ईईजी तो इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी तो फ्रीक्वेंसी रीड करेगी, हाँ, और ओके, एक एमआरआई एक्टिविटीज रीड करेगा, वो अलग चीज है, दोनों अलग ओके। है। अच्छा, स्टेप बाय ठीक है। स्टेप हम लोग हर हाँ चीज के ऊपर आएंगे, आगे हर चीज आती जाएगी, आपके सभी सवालों के जवाब जी, आएंगे जी। आज, पूरी कोशिश ठीक है। रहेगी जवाब की। जी, जी, जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो डेस बॉर्डस एंड बेंजामिन शेप्रो ने जो रिसर्च की, तो उन लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले तो उन्होंने मेडिटेशन का क्या इम्पैक्ट देखा, वो देखा स्टेबिलिटी की फॉर्म में। लाइक जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी के अंदर होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे रिएक्शन पे, हमारे रेस्पॉन्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि आपका हुँ, इमोशंस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। आप इतने स्ट्रेस में हैं, इतनी एंजाइटी के अंदर है, बहुत ज्यादा तनाव का जैसा आजकल एटमॉस्फेयर हो रखा है, तो कई बार इम्पल्सिव रिएक्शन हो जाते हैं, बाद में रिग्रेट फील करते हैं कि अरे हमने ऐसा क्यों किया, जबकि ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते थे। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ध्यान करने से ब्रेन में स्टेबिलिटी आती है, और ये स्टेबिलिटी सिर्फ तब नहीं रहती जब आप ध्यान कर रहे हो। जो जिस इंसान को ध्यान करने की आदत पड़ जाती है, उसके ब्रेन में स्टेबिलिटी, जब वो ध्यान नहीं कर रहा और डे टू डे अपनी लाइफ के रूटीन वर्क कर रहा है, तब जी। भी वो स्टेबल रहेगा। तो उन्होंने अच्छा, दोनों ही चीजें देखी। उन्होंने जो ध्यान कर रहे थे, उन हुँ, लोग पहले तो उन्होंने एफएमआरआई स्कैन लिया, जब कुछ इस तरह की इमोशनल इमेजेस इंसान देख रहा है, और उस चीज को रिएक्ट किया कि उनके एमिगडाला किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अभी मैं वो फिगर भी दिखाती हूँ इसके अंदर, जस्ट आप ये एक फिगर आप देख सकते हैं, जी। आई थिंक दिखाई दे रहा होगा यहाँ से जी, पास में। जी। जी, जी, जी। इसमें ये दो साइड का है, आप लोगों के यहाँ से जो लेफ्ट साइड में है, एक साइड हमें बहुत ज्यादा ब्राइट येलो दिख रहा है साइज, तो जी, ये तब का स्कैन है जब कोई भी नॉर्मल पर्सन है और बहुत ज्यादा इमोशनल, वो किसी इमेजेस को देख रहे हैं, साउंड को सुन रहे हैं, और उनका एमिगडाला किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्टिवली रेस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि उसमें ओके। बहुत ज्यादा गतिविधियां चल रही हैं, तो वो बहुत ज्यादा ब्राइट येलो सा कलर इसके अंदर साइन दिखा है। कह सकते हैं अनस्टेबल जैसा थोड़ा, राइट? हाँ, क्योंकि क्योंकि जैसे ओके। मान लीजिए हम कोई मूवी देख रहे हैं, खुशी आई तो खुशी की जैसे रिएक्ट कर लिया, कोई हुँ, डेथ का सीन आ गया तो आप भी रोने लगे, लाइक ऐसे बहुत सारे इमोशंस हम ऐसे जी, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। हुँ, तो जब मेडिटेशन नहीं कर रहे, तो आप सामने होती हुई घटना को देखकर उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी इम्पल्सिव वे में रिएक्ट करने लगते हैं। जी, अब हुँ, ठीक, या समटाइम्स होता है कि जैसे हम काम में फोकस कर रहे हैं, किसी ने आके डिस्टर्ब किया, तो आपने उसको चिल्ला के डांट दिया, कर दिया, कह दिया, इस तरीके के कई सारे इम्पल्सिव रिएक्शंस हमारे हो जाते हैं।
अब जब इंसान मेडिटेशन करता है या ध्यान करने का आदी हो जाता है, तो ध्यान के इफेक्ट ऐसा नहीं है कि वो ध्यान करते समय टेम्पररी फॉर्म में ही हो, बल्कि ओके। ध्यान के इफेक्ट उस समय भी इंसान में रहते हैं जब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, जब आप ध्यान नहीं कर रहे। तो अच्छा। उन्होंने जो इंसान ध्यान 2 महीने तक मतलब एक ग्रुप लिया जो ध्यान कर रहे थे, ध्यान करने के बाद उनका दोबारा एफएमआरआई स्कैन किया, उस समय नहीं किया जब वो ध्यान कर रहे थे। वो ओके। स्कैन उस समय किया वही जब वो डे टू डे वर्क कर रहे थे। और इसमें जो ये अच्छा। दूसरी इमेज आप लोगों को दिखाई दे रही है, मतलब आपकी साइड से आई थिंक अब ये राइट हो जाएगी, जिसमें राइट अभी होगा, रेड हाँ। कलर का दिख रहा है, यानी ब्राइट नहीं है, वो ब्राइटनेस कम है। मतलब एमिगडाला की जो गतिविधि है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गई। कम हो यानी गई। अब सामने उसी तरह की इमोशनल इमेजेस को देख के वो उतना एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कामनेस है उसमें। कामनेस है, शांति है, एक स्टेबिलिटी है, बट ये ध्यान नहीं कर रहे उस समय भी है। तो ये मेडिटेशन के ध्यान का इफेक्ट है कि आफ्टर ध्यान, मेडिटेशन इफेक्ट भी रहेंगे। यस, पोस्ट हाँ। मेडिटेशन इफेक्ट्स हैं कि जो स्टेबिलिटी आप ड्यूरिंग मेडिटेशन फील करते हैं, जो शांति आप फील करते हैं, जब इसके एक आदी बन जाते हैं ना, लाइक इंसान ढल जाता है, जैसे हम डेली जी। सांस लेते हैं, और इसी तरीके से डेली उस मेडिटेशन में, जैसे हमें बापूजी भी बताते हैं, बापूजी के ज्ञान में उन्होंने कई बार कहा है, वो कहते हैं कर्मयोगी बनो, यानी आपको जरूरी नहीं है हमेशा ही ध्यान लगा के बैठे रहो, आप काम करते करते भी उसी मेडिटेटिव स्टेट के अंदर हैं। तो जब आप आदी हो जाते हैं तो डे टू डे टाइम में भी आप उसी स्टेट के रहते हैं। तो वही स्टेबिलिटी, वही कामनेस, वही शांति और वही खुशी आपको उस समय भी फॉर एवर आपको महसूस होगी। और आपका जो रेस्पॉन्स इस तरह का था कि अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस थे, वो सब चीज आपकी सेटल डाउन हो जाती है, नलीफाई हो जाती है। ओके। मैंने ऐसा भी सुना है कि जब हम कंटिन्यूअस ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो जो उसका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से हो जाता है कि वो ऑलरेडी अपने आप ही कंपैशनेट भी बन जाता है, काइंडनेस आ जाती है उसमें। ये सब उसके अंदर एक उसका जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है। तो ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि उसके अंदर इस तरीके से मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से उसमें चेंजेस आ जाते हैं। बिल्कुल, ये सारे चेंजेस आते हैं धीरे धीरे। अब ये चेंजेस में बेसिकली क्या है, अब थोड़ा सा हम एक और चीज देखेंगे जो न्यूरोसाइंस ने रिसर्च करके निकाला है। हमने ये जी। इसके पोस्ट मेडिटेशन इफेक्ट्स तो देख लिए कि भाई आप मेडिटेशन करने से क्या क्या हमको बेनिफिट्स डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं, और ये सारे बाद में भी स्टेबल हैं। बट ओके। बहुत सारे लोगों का ये भी है कि अब जैसे ब्रेन के अंदर जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, लाइक जैसे जो नए लोग हैं जिन्होंने मेडिटेशन अभी करना शुरू ही किया है, तो जी। मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हमारे ब्रेन में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, जो जैसे जो आपने पूछा भाई किस तरीके की स्टेप्स रहती हैं, कैसे वापस ध्यान में फोकस होता है। तो अभी मैं फर्दर फिर एक फिगर आपको दिखा रही हूँ, जो जी। न्यूरोसाइंस ने जो हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, उसको 4 स्टेप्स में डिफाइन किया है। तो मैं ओके। एक बार आपको फिर फिगर दिखाती हूँ जो न्यूरोसाइंस की रिसर्च का है। हम्म। आई होप विजिबल है। जी जी। फोर ब्रेन के इमेजेस दिख 4, रही। जी। है ना, ब्रेन के 4 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें उन्होंने 4 स्टेप्स को बताया है। सबसे ओके। पहली स्टेप तो है हमारी डिस्ट्रैक्शन की, यानी पहली स्टेप है जो डिस्ट्रैक्शन, यानी मन का भटकना। ओके। डिस्ट्रैक्शन। ओके। ओके। हाँ, डिस्ट्रैक्शन मतलब मन का भटकना, लाइक आपने ध्यान लगाना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, मन तो मन वहां भटक लगा, रहा है इधर उधर। हाँ, जी। मन तो इधर उधर भटकता कहीं भी चला गया, कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता है, हाँ। ठीक है। जी तो जी। अब पहली स्टेप तो ये है, इसके लिए जो हमारा रेस्पॉन्सिबल रहता है पहली स्टेप के अंदर, वो है जो हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है। मतलब पहले तो मैं 4 स्टेप्स बता देती हूँ। पहली स्टेप है जिस जो मन को भटकाती है मेडिटेशन के दौरान। दूसरी स्टेप है जो जैसे ही मन ने भटकना शुरू किया तो दूसरा पार्ट बॉडी का जागृत होगा, ब्रेन का, कि व्याकुलता के अगेंस्ट, कि भैया भटक रहा है ध्यान। फिर तीसरा हाँ। क्या करेगा, ध्यान को वापस खींच के रिफोकस करना है। चौथा ओके। मॉनिटर करेगा। ऐसे 4 स्टेप्स बनाई हैं। तो पहली स्टेप में क्या होता है, ब्रेन में एक होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। तो ओके। जो ध्यान को, हाँ, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, प्री ये हमारा फ्रंटल, डिफॉल्ट मोड, मतलब बाय वर्ड आई एम जस्ट गेसिंग कि ये डिफॉल्ट मोड ही रहता होगा जो हमेशा इधर उधर भटकता ही है, इसके सिवा उसको एग्जैक्टली, काम नहीं है। हाँ भाई, डिफॉल्ट मोड में ना उसको तो रोजमर्रा के बहुत सारे काम करने हैं, जी। मल्टीटास्किंग है। तो जी। बेसिकली क्या होता है कि जो पहली स्टेप है जिसमें मन भटकता है वो है वाइड रेंजिंग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क।
डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में ब्रेन के कौन कौन से एरिया शामिल होते हैं वो भी बता देती हूँ। जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, एंड पिक्यूनस है, इंफीरियर पैरेटल लोब एंड लेटरल टेम्परल लोब। ये सारे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के पार्ट्स हैं, मतलब इन सबको मिला के कह सकते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बनता है। ये सब ब्रेन के ही पार्ट्स हैं अलग अलग, ये सब मिलकर ही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बनाते हैं। इनका काम है, जो पहली स्टेप जैसे मेडिटेशन शुरू किया, ये आपको ध्यान के भटकाने की कोशिश करेंगे, ये पहली चीज, ठीक है ना। ये पहला स्टेप कर लिया, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो जैसे ही डीएमएन में गतिविधि बढ़ी, क्यों? क्योंकि उसने मन को भटकाना शुरू किया, इधर उधर ले जाना शुरू किया। तो दूसरा नेटवर्क होता है सैलियंस नेटवर्क। ओके, सैलियंस नेटवर्क में बेसिकली एंटीरियर इंसुला एंड एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये दोनों एरिया ब्रेन के शामिल होते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे ही हमारा मन भटकेगा तो आप व्याकुल हो जाएंगे, लाइक होता है ना कि क्या कहना चाहिए, क्यों भटक रहा है उसको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, व्याकुल होगा, व्याकुलता आ जाएगी, अनईज फील करेंगे आप, क्योंकि आप तो मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन मन भटक रहा है, तो एक अनईजीनेस, एक व्याकुलता आ जाएगी कि भाई आप करना क्या चाह रहे हैं और हो क्या रहा है। तो ये क्या करेगा, जो सैलियंस नेटवर्क है आपको एकदम से एक्टिव करेगा, भैया मन भटक रहा है, ऑन द ट्रैक, जैसे होता है ना ब्रेन को कोई इंस्ट्रक्शन देना। तो जैसे ही सैलियंस नेटवर्क एक्टिव होगा, ये फर्दर कमांड देगा तीसरी स्टेप के अंदर, जिसके अंदर आता है डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लेटरल इंफीरियर पैरेटल लोब। ये क्या करते हैं, उस ध्यान को वापस से रिफोकस करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, और मतलब एक्टिव होकर के वापस ध्यान को रिफोकस करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जो डोर्सोलेटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हमारे ध्यान की मॉनिटरिंग करता है कि भाई आपका ध्यान प्रॉपर्ली फोकस रहे। तो अगेन जैसे ही डीएमएन ने डिस्ट्रैक्ट किया, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ने ध्यान को भटकाया, सैलियंस नेटवर्क क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, उसमें गतिविधि बढ़ जाएगी कि नहीं भैया ध्यान को वापस से रिफोकस करना है, और डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस से ध्यान को फोकस कर देगा। तो ये तो मेन न्यूरोसाइंस की जो 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इसको करते हैं। इसके अलावा जैसे हम मेडिटेशन को, ध्यान को, ये अच्छा, इसको अगर हम एक शब्द में बोले तो वो है कंसंट्रेशन पावर। जी, वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है ध्यान। तो कंसंट्रेशन पावर मतलब इसमें जो है साइंटिस्ट को भी ये फायदा है कि वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से काम कर सकते हैं। जब पढ़ाई वाला बच्चा बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो वो पढ़ने में उसका ध्यान रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। और मेडिटेशन में जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है तो उसको आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस होंगे, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो वो मेन चीज है कंसंट्रेशन पावर। जी। और इसी में कंसंट्रेशन पावर के साथ में नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जो वायलिन बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है ना। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अब जैसे वायलिन बजाने की प्रैक्टिस की, तो अब क्या होगा कि ब्रेन का फोकस कहाँ है कि आपको वायलिन की जो ट्यून निकालनी है, यानी पर्टिकुलर किसी एक काम पे। तो अब ब्रेन जब किसी एक काम पे फोकस करता है तो ब्रेन का वो एरिया जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो सेम वे जब हम ध्यान लगाते हैं तो उससे भी यही होता है कि भाई हमारा जो जिसको ज्यादा एक्टिवली पॉजिटिवली वर्क करना है, ब्रेन का वो हिस्सा एनलार्ज होकर के वो आपकी हर गतिविधि को कंट्रोल भी करेगा और ज्यादा इफेक्टिवली आपको डे टू डे लाइफ के वर्क करने में भी हेल्प करता है। जैसे मेडिटेशन के इफेक्ट्स में हम ये भी बोलते ही हैं कि मेडिटेशन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मेडिटेशन के दौरान ही आप शांत रहें, पोस्ट मेडिटेशन भी, या जैसे लौकिक अलौकिक, क्योंकि अभी सभी लोग लौकिक से जुड़े हुए हैं, तो आपको लौकिक दुनिया में भी वो बहुत हेल्प करता है। आपके डे टू डे रूटीन लाइफ में, आपके ऑफिस के अंदर, आपके वर्क प्लेस पे, हर जगह आपको मेडिटेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक कंसंट्रेशन आ जाएगा। आप किसी भी काम को ज्यादा बेटर तरीके से, बेटर एफिशिएंसी से करने के लिए कैपेबल बन जाते हैं। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मछली भी नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ आंख। जी। तो कंसंट्रेशन, अटेंशन बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें बेनिफिट्स इसके साथ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही है। जी।
जी। अब हम थोड़ी सी एक और बात करते हैं, मतलब ये तो अभी हमने ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर को जान लिया, उसके फंक्शन को जान लिया, और किस तरीके से मेडिटेशन के दौरान ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या किस तरीके से एक्टिव होते हैं और किस तरीके से हमारे ध्यान को फोकस करते हैं, वो भी हमने समझ लिया। अब एक हम थोड़ा सा एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसे अभी हमने बात की कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जी। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किस तरीके से होती है? बेसिकली इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना है, जैसे हमने पहले इनपुट आउटपुट और सबकी बात की थी। तो जी। ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये या ब्रेन की वो इंफॉर्मेशन शरीर के जो हमारे दूसरे इतने पार्ट्स हैं, शरीर के दूसरे हिस्सों तक वो जी। इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है, इंफॉर्मेशन किस तरह से एक्सचेंज होती है, कैसे कन्वे होती है, अब थोड़ा सा हमारा उस चीज को भी हम समझ लेते हैं। तो जी। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन ब्रेन में सेल्स हैं, उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। जो भी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ब्रेन की, जी। उनको हम जी। न्यूरॉन्स कहते हैं। जी। और ये जो कोशिकाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर की, या ब्रेन जो सेल्स हैं, ये जी। बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। ये सभी न्यूरॉन्स मिलके ब्रेन के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं, जिससे हमारे इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, या जो भी हम सोचते हैं, हमारा बिहेवियर है, ये सारी चीजें आप रिएक्ट होती हैं। और इन न्यूरॉन्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है या सिग्नल ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में एक दूसरे को ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को, और एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। और ये ही हमारे सोचने समझने, हमारे बिहेवियर के लिए, मतलब उस कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन का जो पैटर्न है, जो न्यूरल स्ट्रक्चर है, उसका जो पैटर्न है, वही हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है, और वही रेस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके का होगा। जैसे एक मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये एक और ये ग्राफिक है, ये थोड़ी सी पास लेके आऊं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो जी। इसी जो डिफरेंट जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, वो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। अब ये ट्रांसमिट कैसे करते हैं? जैसे न्यूरॉन्स तो बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स हो गए, छोटे 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 हमारे ब्रेन के अंदर। अब जैसे मान लीजिए हर न्यूरॉन के पास अपनी एक इंफॉर्मेशन है, तो जैसे एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, अब ये जो दो न्यूरॉन है, इनके बीच में जो गैप रहता है बहुत छोटा सा, उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। और ये जो दोनों न्यूरॉन, और इसी सिनेप्सिस के बेस पे ये न्यूरॉन की भी आ जाती है कि ये प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स बन जाते हैं, कि भाई ये किस तरफ से कनेक्टेड है, पहले है या बाद में है। अब जब दो न्यूरॉन एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होते हैं, तो ये एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, या देते हैं, या एक्सचेंज करते हैं, जो भी इसको अपन कहना चाहें। तो ये जो दो न्यूरॉन का ऐसे जंक्शन बनता है, जंक्शन बनना मतलब ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, मैंने इन दोनों को जोड़ा, ये जोड़ा तो ये जंक्शन बना। तो ये जो जंक्शन बना दोनों न्यूरॉन को जोड़ने से, इसी को ही हम सिनेप्स कहते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होती है दोनों न्यूरॉन्स में? ये एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, या हम ये कहें या न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होगी, और या फिर एक्शन पोटेंशियल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, न्यूरॉन्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दो न्यूरॉन्स का, उसमें चेंज होगा। लाइक जैसे ये दोनों जोड़ेंगे, ये इसका अपना एक पोटेंशियल है, इसका अपना एक पोटेंशियल है, जब ये दोनों जुड़ेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, तो इनके पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है न्यूरॉन्स के मूवमेंट से और उनके नेटवर्क से बनने से, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप के अंदर ये एक दूसरे को भेजते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जितने ज्यादा रिपीट होते हैं, उसी से ही वो ब्रेन वेव्स बनती हैं, जिनकी अभी हम आगे बात करेंगे। अब हम एक न्यूरल कनेक्शन की 4 स्टेप में इसको समराइज करते हैं कि ये जो न्यूरल कम्युनिकेशन हो रहा है ब्रेन के अंदर, इसकी 4 स्टेप्स में इसकी समरी लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? पहली स्टेप है हमारे सेंसरीज, जो इंद्रियां हैं, उनसे सिग्नल का मिलना। पहले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? हमारे आसपास की सराउंडिंग्स की, एनवायरनमेंट की, वो इंद्रियों से मिलेगी, या सेंसरी ऑर्गन्स कह लीजिए। वो हमारी आंखें भी हो सकती हैं, हमारे कान भी हो सकते हैं, हमारी नाक भी हो सकती है, हमारा स्पर्श भी हो सकता है। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उनके थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन मिली। तो ये पहली स्टेप है जो न्यूरल कम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए, कि सेंसरी ऑर्गन ने पहली स्टेप ली, कि इंद्रियों ने संकेत दिया हमें, वो सिग्नल रिसीव किया, सिग्नल ग्रहण किया। दूसरा है न्यूरल ट्रांसमिशन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इस इंफॉर्मेशन
ट्रांसमिट होना, ताकि वो जी। ब्रेन के सही पार्ट तक पहुंच सके। अच्छा, इंद्रियों के अलावा थॉट से भी वो ट्रांसमिट होती है, जैसे दिमाग में सोच आई, जी, विचारों से। सोच भी आ सकती है दिमाग में। जी, वहां से जी, जी, जी। वो ओके। मतलब सोच भी एक सेंसरी ऑर्गन है, लेकिन वो इनसाइड द बॉडी है। जो 5 इंद्रियां हैं वो तो आउटसाइड द बॉडी वाली सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स में जो बॉडी के बाहर की चीजें हैं उनको सेंस कर रहा है, लेकिन जी। थॉट का जो सेंसरी ऑर्गन है वो ब्रेन के इनसाइड है। तो वो वहां ओके। से भी सिग्नल मिल सकता है कि भाई ये थॉट जनरेट हुई कुछ भी काम करने की, या किसी के प्रति नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। फिर जो सिग्नल उसको मिला, जैसे न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गई, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है अब जो सिग्नल मिला, रिसीव किया, उस सिग्नल से एक इंफॉर्मेशन को बनाना। क्योंकि जब हमने किसी चीज को टच किया वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ एक सेंसेस है। लाइक हमने कीड़े को देखा, देखना सिर्फ एक सेंसेस है, तब तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं बनी कि वो डेंजरस है या नहीं है। तो जी। जब उसने पहले सेंस किया, न्यूरॉन ने सिग्नल ट्रांसमिट किया, देन उस इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स को एकीकृत करना, मतलब एक साथ जॉट डाउन करके एक इंफॉर्मेशन को बनाना। फिर वो इंफॉर्मेशन जब बनी कि अरे नहीं ये तो खतरा है, यानी एक इंफॉर्मेशन बन गई। अब उसके बाद में फोर्थ स्टेप होगी अपना, जो हमारा रेस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जैसे डर की है। मान लीजिए कोई खतरनाक डेंजर चीज देखी तो डर की प्रतिक्रिया हो गई, मान लो कोई बहुत अच्छी चीज देखी तो खुशी की प्रतिक्रिया हो गई। तो इसी तरीके से वो प्रतिक्रिया जनरेट होती है। तो जो न्यूरल कम्युनिकेशन है उसको हमने 4 स्टेप में हम समराइज कर सकते हैं, और अपना रिकैप भी हो जाएगा जो हमने एमेगडाला वाला पढ़ा था। और इसी तरीके से जैसे ये जो न्यूरॉन्स का है, रिपीटेड पैटर्न्स बनते हैं, या रिपीटेड इनका ऑक्सीलेशंस है या ट्रांसमिशन है, तो इन्हीं को ही ब्रेन वेव्स का नाम देते हैं हम, मतलब मस्तिष्क की तरंगे। तो अब मस्तिष्क की तरंगे भी बहुत सी बात हमारी इस पे डिपेंड करती है कि कितनी ज्यादा हमारे थॉट्स चल रहे हैं, कितनी ज्यादा हमारा जो मस्तिष्क है ना, कई बार होता है इंसान कोई भी काम नहीं कर रहा, वो फ्री है, लेकिन उसका ब्रेन फिर भी एक्टिव है, और उसके ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स की, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स की चैटरिंग चल रही है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा जो ब्रेन्स हैं, ब्रेन वेव्स हैं, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक्टिव हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिपीटेड रिपीटेड बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। तो इसी तरीके से इस बिहाफ पे हम फ्रीक्वेंसी के बेस पे ब्रेन वेव्स को भी हमने 5 टाइप की ब्रेन वेव्स को हमने डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी थीटा वेव्स की, एंड जो आईआईटी मैंने कहा था आगे हम उसकी डिटेल भी बताएंगे, वो सिर्फ एक उनका कंक्लूजन था व्हाट दे फाइंड, बट यहाँ हम उसको डिटेल में बयान कर रहे हैं कि ब्रेन वेव्स पहले तो कैसे बनी, अब उनको कैसे कैटेगराइज किया गया, कैसे अल्फा बीटा गामा वो वेव्स बनी। तो सबसे पहले हम लेते हैं गामा वेव्स। गामा ब्रेन वेव्स जो होती हैं, ये बेसिकली क्या है, बहुत मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की 20 to 100 हर्ट्ज या उससे भी ज्यादा। हर्ट्ज मतलब थाउजेंड्स तक भी जा सकते हैं। थाउजेंड्स तक भी, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन आपके माइंड में एक मिनट के अंदर कितने सारे थॉट्स जनरेट हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा थॉट्स जनरेट हो रहे हैं उतनी हाई फ्रीक्वेंसी है, यानी आपका माइंड उतना ही ज्यादा एक्टिव है। और वो या तो ये कहें कि जैसे होता है ना, किसी छोटी सी जगह पे आपने बहुत सारी चीजें डाल दी तो कितना सारा मैस क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे जब आपके ये जो बता रहे हैं ये ब्रेन वेव का एक पार्ट है, राइट? जो आपने अभी जो गामा के बारे में समझा रहे हैं, गामा रेज या गामा जो वेव्स आती है उसके। बेसिकली क्या 5 तरह की ब्रेन वेव्स हैं, 5 तरह का कैटेगराइजेशन किया है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर वेव्स। मतलब ब्रेन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी क्या है उसके बेसिस पे 5 तरह की ब्रेन वेव्स को कैटेगराइज किया गया है, जैसे गामा, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। ये 5 तरह की वेव्स हैं। तो अब फर्स्ट हम गामा वेव्स की बात कर रहे हैं। गामा ब्रेन वेव्स जो है, तो ये तब जनरेट होती है जब आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे मतलब कहते हैं ना मल्टी फंक्शन मल्टीटास्किंग कोई इंसान कर रहा है, तो बहुत सारे टास्क, बहुत सारे डे टू डे रूटीन के काम है, और उन सबका कंपाइलेशन एक साथ ब्रेन में चल रहा है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो, मतलब आप उस चीज को कैटेगराइज भी नहीं कर पा रहे, सेपरेट भी नहीं कर पा रहे, और समटाइम्स क्या होता है बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी से एक मैस क्रिएट हो जाता है, और आप एक ऐसे मैसेज सिचुएशन में पहुंच जाता है ह्यूमन ब्रेन कि आप किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ब्रेन शांत नहीं है, वो एक अनस्टेबिलिटी मोड में चला गया। तो उस समय ये गामा ब्रेन वेव बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी है 20 से 100 हर्ट्ज, और समटाइम्स 1000 हर्ट्ज भी हो सकती है। ओके। होती है हमारी बीटा ब्रेन वेव्स।
ये क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, हमारे सामने मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा दिमाग तो बहुत बिखर रहा है इधर उधर, हम सोचेंगे कि नहीं अभी मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो भाई सब तरफ से एनर्जी को कलेक्ट किया और मुझे यहाँ फोकस करना है। मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट तो होगा इधर उधर, बट हम उसे खींच के एक फोकस पे वापस लाने एक जगह पे ला रहे हैं। ओके फोकस में लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। तो इसलिए क्या होगा, अब चूंकि हमारा डिस्ट्रैक्शन कम हो गया, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई ब्रेन वेव्स की, तो इस समय पे बीटा वेव जनरेट होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 13 टू 20 हर्ट्ज। मतलब ओके एक, अब जो आपके ब्रेन में थॉट्स तो अभी भी हैं, लेकिन बट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड है, एक जगह पे अटेंटिवली कर रहे हैं आप। ताकि आप उस प्रॉब्लम को एक पूरा प्रॉपर अटेंशन दे सकें, उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो अब वो कन्फाइंड कर दिया, मतलब जो हम कह सकते हैं एरिया पहले हमारा इतना बड़ा बिखरा हुआ था, अब वो एरिया कन्फाइंड करके हमने इतना कर लिया। तो इस समय ब्रेन वेव्स जनरेट होती हैं वो कहलाती हैं बीटा ब्रेन वेव्स। फिर ओके नेक्स्ट हमारी हैं अल्फा ब्रेन वेव्स। अल्फा ब्रेन वेव्स क्या होता है कि जब हमारा माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, मतलब ये जैसे ध्यान के बाद हमने कहा ना हम शांत और एक निश्चिंतता, एक स्टेबिलिटी फील करते हैं। डे टू डे रूटीन के काम तो करते हैं, क्योंकि काम तो ऐसा है नहीं कि एक बार में एक ही रहेगा, बहुत सारे काम होते हैं, बट ब्रेन शांत रहता है कि प्रायोरिटी वाइज वन बाय वन एक एक काम को हैंडल कर लेगा और इजी गोइंग मैनर में चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। तो वो जब हमें मिलती है तो इस तरह की इस समय जो ब्रेन वेव्स हमारे यहाँ डेवलप होती हैं माइंड में, अल्फा ब्रेन वेव्स कहते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 8 से लेके 13 हर्ट्ज, 8 टू 13 हर्ट्ज। मतलब पहले जो दायरा था हमारा, सबसे पहले गामा वेव्स के टाइम बहुत बड़ा दायरा था, बहुत ज्यादा था, क्लटर्ड था, पूरा मेस्ड अप था, फिर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, जो आपने बीटा में समझाया। बीटा में राइट हमने एरिया को कन्फाइंड किया, इतना किया। जी अल्फा जी में एरिया और छोटा कर दिया, इतना कन्फाइंड कर दिया। मतलब मैं इनके एक्शन से इसीलिए बता रही हूँ कि एक अपन लाइक होता है ना, अपनी सीमाओं को अपनी बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग समझ सके कि पहले बाउंड्री इतनी वाइड थी, फिर जी कन्फाइंड करके हमने इतनी की, फिर और हमने कम की, फिर और कम की, देन बिल्कुल हम और कामनेस में आ जाएंगे। एक डिफरेंस हो रहा है अल्फा और बीटा वेव्स में। जब बीटा वेव्स का मतलब आई ओपन का मतलब मोर थॉट्स, ओके और अल्फा वेव्स आई क्लोज्ड। अच्छा राइट हम्म और इसके बाद और आगे आएंगे हम, वो है हमारी थीटा वेव्स। ओके थीटा वेव्स क्या है, जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, तो ध्यान में जब जाते हैं तो धीरे धीरे होता है ना, हमारे थॉट्स आना जो शुरू में आ रहे होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम होते चले जाते हैं। तो वो जो गहरे ध्यान की अवस्था होती है उसे हम कहते हैं थीटा वेव्स, मतलब थीटा ब्रेन वेव्स डेवलप होती हैं उस समय पे, वो एक्टिव होती हैं। और ये 4 टू 8 हर्ट्ज, मतलब 4 से लेके 8 हर्ट्ज तक ही इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब और कम और कम थॉट्स तो होते हैं। जितना शांत होते जाएंगे, ठीक है, उतना हमारा जो ये जो आपने ब्रेन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में बताई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती चली जाएगी और हमारा ध्यान अच्छा होता जाएगा, हम स्टेबल होते जाएंगे, हमारी तभी स्थिति। शायद थीटा मेडिटेशंस और ये सब करवाते हैं थीटा वेव्स पे, और ऐसे कुछ मैंने देखा है, ऐसे कुछ साउंड्स या ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसीज पे कुछ साउंड या इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक कुछ बजाते हैं जिसको उन्होंने थीटा मेडिटेशन करके उन्होंने कैटेगराइज्ड किया हुआ है। ऐसे मैंने शायद ऐसे यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखी थी। करते हैं जैसे ये से। स्लीप पैटर्न में भी आता है, जब हम सोते हैं और जब स्वप्न की अवस्था में होते हैं, हम्म तब उस समय भी जो है थीटा पैटर्न बनता है ओके ओके है ना। और जी जैसे कमेंट्री मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें जी भी उसमें भी थीटा पैटर्न बनेगा। जी और थीटा पैटर्न को रैपिड आई मूवमेंट जब रहता है आपका आरईएम, उस समय भी थीटा वेव्स को मेजर किया जा सकता है, जब कोई इंसान दिन में ही सपने देख रहा है, मतलब आप जाग तो रहे हो लेकिन इतनी मेडिटेटिव स्टेट में हो कि आपका धीरे धीरे आपकी जो आई मूवमेंट है वो कभी हो रहा है कभी क्लोज्ड नहीं है, होती उस ओके समय भी आप। और बेसिकली ये थीटा वेव्स अपने ब्रेन को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देती हैं, यानी आप हर तरह के तनाव से बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। तब ये ब्रेन वेव्स हमारी एक्टिव रहती हैं, जो एक बहुत अच्छी सिचुएशन हमारी मन स्थिति को, हमारी शारीरिक स्थिति को देती हैं। देन सबसे लास्ट में फिफ्थ कैटेगराइजेशन है, वो है डेल्टा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 से 4 हर्ट्ज, यानी 0 से 4 हर्ट्ज मात्र, या तो बिल्कुल 0 या मैक्सिमम 4, यानी आई जब गेस हम ये तो निर्संकल्प अवस्था होनी चाहिए अगर हम ज्ञान के हिसाब से समझे, थॉटलेस स्टेज पे।
यानी गहरे ध्यान में जब समाधि अवस्था में चले जाते हैं या बिल्कुल आरामदेह उसमें चले गए, निसंकल्प हो गए, वो अवस्था होती है डेल्टा वेव्स की। तो हालांकि ये इतनी इजीली नहीं मिल पाती है कि भाई इस हो, लेकिन हमारा गोल यही रहता है कि हम ऑलवेज डेल्टा वेव्स में रहें, तो हमारा स्टेबिलिटी लेवल और कितना ज्यादा एफिशिएंट होगा और कितना ज्यादा बेहतर होगा। डेल्टा वेव्स जैसे डीप स्लीप है, जी जी जी, डेल्टा वेव योग निद्रा कह सकते हैं। हाँ जी, जो न्यू बॉर्न्स है जी वो भी हमेशा जी, डेल्टा वेव्स में रहते हैं, इसलिए बच्चे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे हमें आकर्षित इसीलिए करते हैं कि वो डेल्टा वेव्स में होते हैं। ओके, राइट। साधु सन्यासी भी काम करते हुए जैसे कर्मयोग, कर्मयोग में भी हम डेल्टा वेव्स में हो सकते हैं। साधु सन्यासी भी डेल्टा वेव्स में होते हैं, जबकि वो आई ओपन है और हमारे बीच बैठे, तब भी वो डेल्टा वेव्स में हो सकते हैं। ओके, वो आपके ध्यान की अवस्था पे है कि आप कौन सी अवस्था प्राप्त। अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आपकी आंखें खुली हो चाहे आंखें बंद हो, भीतर से कितने आपकी समाधिस्थ अवस्था, मतलब चलते फिरते भी अगर समाधिस्थ अवस्था में हो तो आप डेल्टा वेव्स में होगे, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन जो डीप स्लीप में होता है तो डेल्टा वेव्स। जी जी जी, इसीलिए जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारी अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, गामा और बीटा कम होगी और अल्फा थीटा बढ़ेगी, और फाइनल स्टेज है जो हमारी डेल्टा स्टेज है, जो हमारे ध्यान का इफेक्ट होता है। अब इसमें ध्यान का एक और इफेक्ट बताऊंगी मैं, जो मेडिटेशन से हमें इफेक्ट आता है कि मेडिटेशन क्या करता है। जैसे ये हमने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और ये ब्रेन का, ये फ्रीक्वेंसीज का, ब्रेन वेव्स का कैटेगराइजेशन देख लिया, तो मेडिटेशन का एक इफेक्ट और आता है कि जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स हैं, मतलब लुम्बा ब्राउन ने एक, ये भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि मेडिटेशन क्या करता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स है उनको धीरे धीरे लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स की तरफ ट्रांसमिट करता है, ताकि आपका जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल मैसिव ब्रेन था वो एक स्टेबल एंड पीसफुल ब्रेन यानी शांत और स्थिर अवस्था की तरफ आपका मस्तिष्क ट्रांसमिट हो जाए। तो हम ये मान सकते हैं कि जो मेडिटेशन के फायदे हैं साइंटिफिकली, जैसे अभी हमने अपनी रिसर्च को देखा, तो मेडिटेशन हमें शांति, संतुलन और तनाव मुक्त यानी स्ट्रेस फ्री तो हम रहते ही हैं। इसके अलावा मेडिटेशन क्या देता है हमें, हमें ये कैपेबिलिटी देता है कि हम सेंटर्ड और फोकस्ड रहें, यानी जो हमारा गोल है, जीवन में स्थिरता लाता है आपका। स्थिरता के अलावा फोकस लाता है। जी आप जी जी, एक पर्टिकुलर जिस भी चीज पे जो आपका गोल है, आप उस पे फोकस करके अपनी सारी, हाँ, कंसंट्रेशन या फोकस, ताकि आप अपनी सारी एनर्जी को वहीं पर लगाएं। जी इसके अलावा मेडिटेशन और क्या काम करता है, जो हमारी इनर पीस को मेंटेन करता है। मतलब बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे हमारे सराउंडिंग्स में तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, लौकिक दुनिया में रह रहे हैं, जॉब पे भी जाना है, काम भी करना है, तो बहुत सारे डिस्टरबेंस हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्रिएट होते ही रहते हैं। और उन सराउंडिंग जो डिस्टरबेंस, हमारे आसपास के वातावरण में जो डिस्टरबेंस हो रहे हैं, उससे हमारे अंदर भी एक डिस्टरबेंस डेवलप होता ही होता है। ये हमने स्ट्रेस के टाइम की बात की थी कि स्ट्रेस इसी से ही तो बनता है कि आसपास के वातावरण में होने वाले चेंज को हम कोप अप नहीं कर पाए तो डिस्टर्ब फील कर लिया। तो लेकिन मेडिटेशन क्या करता है, हमें उस आउटर डिस्टरबेंस को, हमारी इनर पीस डिस्टर्ब नहीं हो, यानी इनसाइड से हम पीसफुल बने रहें, उस चीज को मेंटेन करने के अंदर भी हेल्प करता है। तो आंतरिक शांति को बनाए रखता है और इनर आउटर बैलेंस बना के रखता है। मतलब बाहर के प्रेशर से इनर प्रेशर डिस्टर्ब नहीं हो, इनर आउटर बैलेंस हो जाए और आप हमेशा पीसफुल कंडीशन में रहें। ये मेडिटेशन। नीचे एक कमेंट आ रहा है, कोई अलका बहन है, उन्होंने ऐसा लिखा है कि शायद हम किसी से कनेक्टेड हो तो उनके अनुसार हमारे वेव्स आते होंगे। इफ वी आर कनेक्टेड टू, किसी से हम जिस व्यक्ति से हम कनेक्ट हो रहे हैं उस तरीके के, उसके अनुसार हमारे वेव्स आते होंगे, तो उनका ऐसा ये क्वेश्चन है। तो आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? इसमें वही थॉट एक्सचेंज वाली बात है। जैसे हमने ये बोला, ये तो हम डे टू डे हमारे माँ बापू जी के ज्ञान में डे टू डे ये बात आती है। माँ ने भी बताया, बापू जी ने भी बताया है कि ज्ञान के हिसाब से तो मैं शायद इसको आराम से समझाऊंगी इनको, बट साइंटिफिकली कुछ इसका है क्या, कुछ सिस्टम की हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो उनका मतलब हमारे वेव्स उनके अंदर आते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं सन का रंग तो लगता है, हम जिसके ओरा में, जिसके कनेक्शन में आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके वाइब्रेशंस, बिकॉज हम सबका एक ऑरिक फील्ड होता है, सबका एक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम कैरी करते हैं, तो हमारे थॉट्स के अनुसार वैसा रहता है।
बट कुछ जैसे इन्होंने वेव्स मतलब वही हो गया, तरंगे ही हो गई ना, और एक फील्ड ही हो गया काइंड ऑफ। ये आप देखिए, अगर इसको आप गौर से देखेंगे, मैं और पास लाती हूँ, हमारा जी ब्रेन तो यहीं रह गया, ये देखिए सेंटर वाले पोर्शन में, जी लेकिन जो जी, न्यूरल नेटवर्क है वो ब्रेन के सराउंडिंग में भी बनाया हुआ है, जिसे हम ऑरा बोलते हैं। राइट राइट न्यूरल राइट। नेटवर्क के थ्रू ही तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, ये अभी हमने बात की थी डिटेल के अंदर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो जी जब जी वो जी के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो हमारे ब्रेन के आसपास तक फैला हुआ है। मतलब वो अंदर ही जी कंफाइंड नहीं है, वो बाहर भी है, उसी से तो हमारा ऑरा बन रहा है, उसी से ही तो हमारे जी सराउंडिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो जी इसीलिए जी। जो पहले कहा ना कि वो थॉट्स कैसे हम एक दूसरे की पकड़ते हैं, कि हम्म। आप उनके मैग्नेटिक फील्ड में या उनके ऑरा फील्ड में आए, या ये कह लें हम इस साइंटिफिक लैंग्वेज में कि उनके न्यूरल नेटवर्क के कनेक्शन में आए, तो जी आपने उस जी थॉट को कैच कर लिया या उसको पकड़ लिया और हम आगे जी। बढ़े। अब इसके साथ मैं एक मेडिटेशन का बेनिफिट साइंटिफिकली हाँ, और आपको थोड़ा सा समराइज करिएगा, थोड़ा टाइम हो चुका है, तो थोड़ा समराइज करते हैं। मे बी हम लोग इसको, और कुछ क्वेश्चंस आप डालिए जिनके कोई क्वेश्चंस हो, और फिर हम इसको नेक्स्ट सेशंस में एक बार हम एक और सेशन लाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई विश कि आप थोड़ा सा इसको समराइज कर पाए, तो करिए प्लीज। हाँ, मैं अभी एक थोड़ा सा और बीटा वेव्स का वो मेडिटेशन का इफेक्ट एक और रिसर्च का जी दिखाने जा रही थी आपको। तो जी जी। एक और मैं ये फिगर दिखाती हूँ जो एफएमआरआई स्कैन के थ्रू ही शो किया गया है। आई ओके, थिंक ये देख पा रहे हैं, ये जो हमारे ब्रेन बिल्कुल। है, एक इस एक साइड में से बहुत है, सारे कलर्स है और एक में एकदम एक में वो सारे कलर्स डाउन हो गए और ये तीन चर्च के पार्ट्स भी दिखाए जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा जल्दी ही इसको समराइज में बोल देती हूँ। तो बेसिकली ये भी एक साइंटिस्ट की रिसर्च है कि उन्होंने 20 मिनट्स का मेडिटेशन किया और ये पाया कि जो ब्राइट कलर्स दिख रहे थे यानी वो बहुत सारी बीटा वेव्स थी, और मेडिटेशन के बाद जैसे वो कलर्स रिड्यूस हो गए ब्राइटनेस, मतलब वो बीटा वेव्स कम हो गई, ब्रेन वेव्स की जो हमने बात की थी ये टुवर्ड्स उस अल्फा स्टेट चले गए, अल्फा, या जो आपने आगे की स्टेट हाँ बोली, डेल्टा, थीटा। हाँ, और वो किस तरीके से हुए उसका भी साइंटिफिक एग्जांपल है। जैसे इसमें तीन पार्ट्स दिखाए, इसके अंदर मैं एक बार वापस दिखाऊं, ये इसमें आपको दिख रहा है कि फ्रंटल लोब है, पैरेटल लोब है एंड थैलेमस हम्म है। अब इनका किस तरीके से होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो जो हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब जो पार्ट है, ये हमारे तर्क देने को, रीजनिंग के लिए, इस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारे इमोशंस के लिए, हमारे आत्म जागरूकता के लिए। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इसकी जो वो है, ये ऑफलाइन हो जाता है फ्रंटल लोब। बीटा वेव्स क्यों रिड्यूस हुई? क्योंकि जितनी रीजनिंग, जितने तर्क दे रहे थे वो खत्म हो गए, तो वो बिल्कुल ऑफलाइन होके डाउन हो गया। ऐसे ही जो पैरेटल लोब होता है, ये हमें अपनी सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन देता है ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पर मेडिटेशन में जब हम डूबते जाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन भी स्लो डाउन हो जाती है, इसीलिए उसके अंदर ब्राइट कलर से वो बिल्कुल जो दूसरी राइट साइड का हमने दिखाया उसमें वो डाउन हो जैसे गया। पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं जी, दो वेव्स बनती है, रिपल्स बनते हैं जो। तो बस सेम। जी और ऐसे जी ही जो थैलेमस है, थैलेमस को हम कहते हैं इंद्रियों का द्वारपाल। मतलब ये पूरी निगरानी रखता है कि जो भी हमारी आसपास के सेंसरी ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये उसके ऊपर आपका ध्यान लगाए। अब मेडिटेशन क्या करता है, जो भी इनकमिंग इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से आ रही है, उस इंफॉर्मेशन के इनफ्लो को कम कर देता है मेडिटेशन। मतलब वो इंफॉर्मेशन आप देख भी रहे हो ना, तो भी देखते हुए भी नहीं देखोगे, सुनते हुए भी नहीं सुनोगे, जैसा हमारे ध्यान में बापू जी बताते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन रिड्यूस होती चली जाएगी, इनफ्लो रिड्यूस हो जाएगा। एंड देन एक और इसका रहता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये एक जालीदार संरचना रहती है जो हमारे ब्रेन स्टेम के न्यूक्ली और न्यूरॉन्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और ये जो हम डे टू डे हमारे ब्रेन के फंक्शन सिस्टम के सर्वाइवल के लिए जितनी भी जरूरी चीजें रहती हैं उनके लिए एक रिले सेंटर का काम करता है। तो इसका काम क्या होता है कि जब हम ध्यान में चले जाते हैं तो इसके सिग्नल आना ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये बीटा वेव रिड्यूस हो जाती है, जो अभी अभी आपको फिगर दिखाया। जी 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 हम मेडिटेशन के थोड़े से और शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। जैसे मेडिटेशन से हमें बेटर फोकस मिलता है, और हम बहुत ही तनाव मुक्त रहते हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। इसके ऊपर भी काफी कुछ रिसर्च की गई है। इसका एक मतलब मैं 2008 में एक रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि टेम्पोरल पैरिटल जंक्शन जो हमारा है, ये हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो सहानुभूति से बंधा हुआ रहता है, जिसमें हम बहुत सारे लोगों की आवाज सुनते हैं। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो धीरे धीरे उस पर ध्यान जाना हमारा कम हो जाता है। मतलब दो जनों में जो मेडिटेशन कर रहा है और नहीं कर रहा है, करने वाले का ध्यान ऑटोमेटिक जाना, मतलब वो उतना रिएक्ट नहीं करेंगे। किसी पीड़ित को देखा, किसी कॉम्प्लेक्स को देखा, तो वो उस पीड़ा से नहीं गुजरेंगे।
और जी। एक का मेमोरी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है, मैं आपको ये बता देती हूँ जस्ट नाम। मार्टिनो सेंटर फॉर बायोमेडिकल इमेजिंग एंड ओशा रिसर्च सेंटर में कैथरीन कैर करके जो साइंटिस्ट हुई हैं, उन्होंने ये रिसर्च की है और उन्होंने ये बताया कि जो हमारे मस्तिष्क की जो तरंगे होती हैं, इनको जैसे अभी हमने जो भी 5 टाइप्स की वेव्स पढ़ी, इनको बैलेंस करना और इनको एक क्योंकि जितना भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेव से होता है, इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो एक वेव किसी दूसरी वेव के ऊपर ओवरराइड करेगी या हावी होने की कोशिश करेगी, तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे। इसीलिए जब मेडिटेशन क्या करता है, उस बैलेंस को बनाता है कि आपका इंपल्सिव रिएक्शन बंद हो जाता है और आप स्टेबल हो जाते हैं। ये भी इन्होंने अपनी साइंटिस्ट में देखा है कि आप इन्हीं ब्रेन वेव्स को कॉम्बिनेशन को एक बैलेंस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल और किया, एक और मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में किया गया। जैसे 3 ग्रुप बनाए मैनेजर्स के, एक ग्रुप ने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, दूसरे ने रिलैक्सेशन की, तीसरे ने कुछ भी नहीं किया। अब 8 वीक तक उन लोगों ने ये काम किया, 2 मंथ तक। उसके बाद इन तीनों ग्रुप्स को एक स्ट्रेसफुल मल्टीटास्किंग वर्क दे दिया गया, एक काम दे दिया जिसमें बहुत सारे काम एक साथ करने थे और वो बहुत स्ट्रेसफुल था क्योंकि टाइम पीरियड कम था। उसके इम्पैक्ट को देखा गया कि जिसने मेडिटेशन किया था ना पर्टिकुलर, उस ग्रुप ने बहुत ही कम स्ट्रेस फील किया और उस काम को पूरा कर दिया इन कंपैरिजन टू जो दूसरे 2 ग्रुप थे। ये भी एक मेडिटेशन का इफेक्ट है जो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बताना चाहूंगी जो इससे रिलेटेड है, वो है मोर ग्रे मैटर, कि इस सब का काम होता क्यों है। एक फिगर भी मैं उसके लिए आपको दिखाना चाहूंगी कि जो हमारा हिप्पोकैम्पस है हमारे मस्तिष्क का, इसके आगे वाले फ्रंट वाले पोर्शन में ब्रेन में एक ग्रे मैटर रहता है। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये जितना ज्यादा ग्रे मैटर होता है उतनी ज्यादा आप में पॉजिटिविटी होगी, उतने ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव भावनाएं आपके अंदर आएंगी और आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर उतना पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक फिगर दिखाती हूँ आपको, ये भी साइंटिस्ट की ही एक रिसर्च है। ये आप देख पा रहे हैं, ये सर्किल किया हुआ है एंड प्लस इसके राइट साइड में आप देख रहे हैं रेड एंड ब्लू कलर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं ग्राफ के ऊपर। रेड आप देख रहे हैं नीचे जा रहा है एंड ब्लू वाले में सब ऊपर जा रहे हैं। अगर इस ग्राफ में मैं बताऊं तो एक्स एक्सिस पर एज है, मतलब इस साइड एज बढ़ रही है हमारी एंड इस साइड हमारा ये इसके कंट्रोल ग्रुप्स हैं, ग्रे मैटर है। तो अब मेडिटेशन का एक इफेक्ट ये भी है जो साइंटिस्ट बताते हैं कि बहुत जितना ज्यादा आपके माइंड में ग्रे मैटर बढ़ता है तो आपका एज की वजह से होने वाले इफेक्ट, लाइक जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो याददाश्त कमजोर हो जाती है, आपके शरीर में कमजोरी आने लगती है या मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, कई तरह की बीमारी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि ये ग्रे मैटर बढ़ता है तो उम्र के साथ जो डिटोरिएशन आप में होता है वो नहीं होगा, यानी आपकी उम्र तो बढ़ेगी लेकिन आपकी याददाश्त नहीं घटेगी। मतलब उम्र के साथ जो फंक्शंस कम होते हैं बॉडी के, हार्मफुल होते हैं, वो कम नहीं होंगे, वो मेंटेन रहेंगे। मतलब जब ओल्ड एज में ब्रेन को देखा गया तो उसमें ग्रे मैटर श्रिंक हो जाता है ब्रेन, जनरल का, तो उसमें एल्जीमर्स डिजीज, भूलने की बीमारी हो जाती है, पार्किंसन हो जाती है। लेकिन जो ये रिसर्च है साइंस की, इसमें जो है न्यूरॉन्स की गिनती बढ़ जाती है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ जाते हैं, मतलब नए न्यूरॉन्स और की कोशिका बनती है, बनने शुरू हो जाती है। ओके। उसके अलावा गायराई और सल्काई की गिनती बढ़ जाती है, नंबर ऑफ गायराई एंड सल्काई। तो ग्रे मैटर इंक्रीज भी हो सकता है श्रिंक होने की जगह, तो ज्यादा याददाश्त बढ़ जाएगी और बल्कि ज्यादा जीनियस हो सकता है वो। ओके, तो है ना इंदिरा गांधी का ब्रेन हुआ था म्यूजियम में, और उसमें बस बाकी ब्रेन से ये डिफरेंस देखा कि वो बहुत इतनी जीनियस क्यों थी। जी जी जी। और ऐसे ही हिप्पोकैम्पस का साइज बहुत बढ़ जाता है एंड प्लस फ्रंटल वॉल्यूम ऑफ ग्रे मैटर का वही जैसे मैं अभी बताया किरण बहन ने, वो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ही वो एजिंग इफेक्ट हमारा कम हो जाता है और इसीलिए हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम हो जाती हैं। हमारी मेंटल बैलेंस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब कुछ हमारी मेंटेन रहती है। तो इसके अलावा काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जैसे पेन के लिए जो सेंसेशन है, जेन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पेन को लेकर सेंसेशन किया।
मतलब एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने मेडिटेशन करवाया, दूसरा बिना मेडिटेशन का था और सेम पेन दिया गया, मतलब जी एक्सटर्नल क्रिएटेड पेन दोनों ग्रुप को दिया। जी मेडिटेशन करने वाले का वो पेन कम फील हुआ, मतलब दर्द हम्म भी आपने कम सेंस किया। तो हम्म इसीलिए जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो मस्तिष्क के न्यूरॉन है उनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत हो जाता है ध्यान करने से कि आप किसी भी लाइफ में आने वाली नेगेटिविटी को या आपकी सराउंडिंग्स में जो भी नेगेटिव चीजें आ रही हैं उनको बहुत इजीली हैंडल भी कर लेते हैं और आप डिस्टर्ब नहीं होते। ये एक इसका सबसे बड़ा फायदा है। पेन के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मेडिटेशन मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, अंदर ही दवाइयां बनाती है। अपन खुद हम्म अपना शरीर दवाइयां बनाता है, तो वो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो पेन किलर हार्मोन्स बनते हैं, उससे जैसे दर्द आप इम्यूनिटी कहते हैं ना, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, तो कहीं ना इम्यूनिटी कहीं वो अलग ही चीज है, रहता है। इम्यूनिटी अलग चीज है, पेन किलर ओके हार्मोन्स अलग चीज ओके ओके एक छोटा सा मैं एक फिगर और आपको दिखाना चाहूंगी। एक्चुअली जी, अब बहुत बात करेंगे बस अब जल्दी ही। ये ये एक लास्ट फिगर है जिसे आप देख सकते हैं, ये क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। इसमें आपको ओके ब्लू साइड पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्यादा जैसे हमारे डे टू डे लाइफ के जितने भी वर्क हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है, एंड इधर आपको रेड एंड येलो में दिखाई दे रहा है। तो हम्म बेसिकली ध्यान करने से जो एक्सपेरिमेंट किया है वो क्रिएटिविटी पे किया है। तो जो डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका जो हाईली एक्टिव रहता है डे टू डे रोजमर्रा की चीजों में, वो लेस एक्टिव हो जाता है जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। जैसे जो फ्री हम्म स्टाइल के रैपर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, या और भी क्रिएटिव चीजें रहती हैं, अभी डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगी उन्हें क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट है। तो ये भी ये इस चीज का भी साइंटिस्ट का एक फिगर इसलिए दिखाया कि इसमें लेफ्ट और राइट में दिख रहा है कि जब ये एक्टिविटी डे टू डे वाली कम होती है तो दूसरी एक्टिविटी बढ़ती है डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, जिससे इंसान की क्रिएटिविटी बढ़ती है और उसका फोकस बढ़ता है। ये भी मेडिटेशन का ही एक इफेक्ट है। जी और जी इसके अलावा लास्ट के अंदर आपको एक ये चीज और है, एक फिगर, ये देखिए, हालांकि ये हमारे भक्ति मार्ग से रिलेटेड एक फिगर है, इसको अगर आप देखेंगे इसमें जो हम्म आत्मा का स्थान दिखाया गया है ये हम्म लगभग वही स्थान है जो एमेगडला का स्थान है। जो हम ओके ब्रेन में जिस एमेगडला की इतनी देर से बात कर रहे हैं कि जो इतनी सारी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जी बाकी जी की कम्युनिकेट कर रहा है हिप्पोकैम्पस हाइपोथैलेमस एंड सेंसरी ऑर्गन से, बट सबसे इंपॉर्टेंट एमेगडला है, वही आत्मा का स्थान इसके अंदर दिखाया जा रहा है। पीनियल ग्लैंड भी वही पास में ही होती है। हाँ, जी ओके तो इसीलिए क्या है, हमारी सोल कॉन्शियसनेस के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना ज्यादा एक्टिव रहता है या जितना ज्यादा हमारा ब्रेन शांत होता है, एमेगडेला भी जितना हमारा शांत होगा, जैसे आपने हमने पहले बात की, वो छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो उतना हम्म ही हम सोल कॉन्शियस होके अपने आप पे, अपने इनर वर्ल्ड के अंदर, इनर साइड पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ओके ओके अभी तो इसके देखिए वैसे इसके जी आगे वैसे और बहुत कुछ है कि मेडिटेशन के अंदर कौन कौन से न्यूरोकेमिकल्स हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं, उनके जी क्या इफेक्ट हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ पे होते हैं, जिसको मौका मिलेगा तो नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे क्योंकि जी वो भी बिल्कुल काफी बिल्कुल, सारे। अभी हमारे पास समय का अभाव है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को हमने सिंपल तरीके से डॉक्टर किरण बहन और डॉक्टर रीता बहन की मदद से समझने की कोशिश करी, बहुत सारी क्लैरिटी मिली ब्रेन वेव्स के बारे में। अब मैं सिर्फ शॉर्ट में ही खत्म करना चाहूंगी, ऑलरेडी 1 hour 20 minutes हो चुके हैं। प्लीज ये वीडियो को आप लाइक करिएगा, देखिएगा जरूर इस वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह समझने की कोशिश करेगा। हम इतने टाइम से मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स सुनते आ रहे थे, आज हमने उसको स्ट्रक्चर लेवल पे, हमारी बॉडी ब्रेन के स्ट्रक्चर लेवल पे किस तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है, कैसे हमारा इम्पल्सिव सिस्टम काम करता है, सब चीजों को हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे समझने की कोशिश करी है। तो मैं बस अभी एंड में यही कहना चाहूंगी कि मेरे पास भी समय कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज से मेडिटेशन इज नो मोर अ चॉइस, इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। ठीक है, तो आप इसको करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम रोज अपने चैनल पे डेली मॉर्निंग में ज्ञान और योग कराते हैं, तो आप जब उस मेडिटेशन से जुड़ेंगे आई एम श्योर आपको बेनिफिट होगा। ये मैं जैसे लोग गारंटी देते हैं, मैं गारंटी नहीं दे सकती, बट यस आपको जब तक आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाएंगे, विद कोर्स ऑफ टाइम आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो आप हमारे मेडिटेशन से जुड़ सकते हैं, डेली मॉर्निंग में होता है 5:30 to 6:30 इस चैनल पे।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच रीता बहन, थैंक यू किरण बहन, आपने अपने वैल्यूएबल समय दिया हमें और इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल तरीके से पोर्ट्रे किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू और हमारे परम शांति की फ्रीक्वेंसी को भी फील कीजिए सब लोग। बिल्कुल, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जितना भी उन्होंने वेव्स, ब्रेन वेव्स की बात करी है ना, मैं उसी टाइम पे स्टॉप करके बोलने लगी थी, बट मैंने कहा अभी जो लोग हैं उनको शायद परम शांति के बारे में नहीं पता, तो आप मेरे मेडिटेशन का जो नाम देख रहे हैं वही परम शांति मेडिटेशन देख रहे हैं। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। थीटा आपको ब्रेन वेव्स की वहां पे उस पर पहुंचा सकती है आपको। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वाइज इट इज थीटा लेवल पे है वो, जैसे आपने जो उसमें ब्रेन वेव की जो बताया 0 to 4 हर्ट्ज का जो बताया, स्टेज वाइज हाईएस्ट। हाँ, बट फ्रीक्वेंसी के कैटेगराइजेशन मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट ग्रेड की चीज है। जैसे हम कहते हैं तो सबसे ज्यादा प्रीशियस जो प्रीमियम चीज है वो परम शांति वाइब्रेशंस है। जी जी, तो आइए हमारे साथ परम शांति मेडिटेशन में